हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश है और स्वागत है आप सभी लोगों का सिविल सारथी क्लासेस में। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए, आर्टिकल 14 हमने देखा था, 14 समानता का अधिकार। हमने उसमें दो तरह की चीज़ पढ़ी थी, विधि का शासन मतलब कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समान संरक्षण। हमने इसमें दो चीज़ें हमने समझी थी। अब आर्टिकल 15 थोड़ी बहुत रिजर्वेशन पे बात करता है, या वो इस आधार पर भेदभाव पे बात करता है। मेनली आप ये समझ लो कि अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, भेदभाव, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इस आर्टिकल को रखा गया है कि किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ न किया जाए। ये इस आर्टिकल का मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो संशोधन हुए हैं, संशोधन का आधार भी उसमें यही रखा गया है। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से, और स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 को। देखिए, आर्टिकल 15 के कितने भाग है? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। आर्टिकल 15 मेनली ये कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर किसी भी तरह के विभेद का प्रतिषेध करता है। लेकिन ये बात किसके लिए लागू होती है? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए। मतलब आर्टिकल 14 हमने देखा था, वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता था। मतलब समानता का अधिकार हमने विदेशियों को भी और जो गैर नागरिक है उनको भी दे के रखा था। लेकिन आर्टिकल 15 के जो प्रावधान है, जो 5 आधार भी रखे गए, वो सिर्फ किन के लिए है? नागरिकों के लिए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों की बात मैं करता हूँ इसमें, ठीक है। ये काय किसके लिए दिए गए? मेनली सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए। मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि जो हम युक्त निर्बंधन लगाकर आप किसी तरह के आर्टिकल 14 का हवाला दो और आप आर्टिकल 14 की कुछ बातें 15 पे लागू करो, तो वो नहीं होगा कि युक्त निर्बंधन लगा दिए जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें जो बात होगी किसके लिए होगी? नागरिकों के लिए होगी। तो आर्टिकल 15 का 1 देखते हैं। 15 का 1 क्या कहता है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। मतलब कि ये जो 5 आधार हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन 5 आधारों पर किसी भी तरह का क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। लेकिन 5वें से कौन सा आधार हो सकता है? 6वां आधार हो सकता है। समझ रहे हो बात? 5 नहीं होंगे, लेकिन 6वां आधार हो सकता है। हो सकता है वह निवास स्थान के आधार पर भेद कर ले। ये हो सकता है कि वो किसके आधार पर भेद कर ले? निवास स्थान के आधार पर भेद कर सकता है। ये अधिकार किसके पास में है? राज्य। और इसमें एक मेन बात कही गई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया केवल, कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब इसमें किसकी बात नहीं कही गई है? इसमें बात नहीं कही गई है किसकी? निजी संस्थानों की। मतलब कि कोई निजी संस्थान है या कोई व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति है तो वो विभेद कर सकता है। देखिए, कोई निजी संस्थान विभेद कर सकता है, लेकिन विभेद कौन नहीं करेगा? राज्य। हमने राज्य की परिभाषा अच्छे से समझ ली है आर्टिकल 12 में। जिन लोगों ने आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा नहीं समझी हो, उसे पहले देख सकते हो उस वीडियो को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि किसमें विभेद हो सकता है? निजी व्यक्ति, निजी संस्थाओं या निजी व्यक्ति, को पर्सनल व्यक्ति विभेद कर सकता है। लेकिन इन 5 आधारों पर क्या नहीं किया जाएगा? विभेद बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अपवाद स्वरूप महिलाओं को कुछ आरक्षण दिया जा सकता है। देखिए, कोई महिला गर्भवती है तो गर्भवती महिला, आर्टिकल 42 प्रसूति सुविधा देता है, ठीक है। जो डीपीएसबी का आर्टिकल 42 है वो प्रसूति सुविधा देता है। तो आर्टिकल 42 के तहत महिलाओं को कुछ आरक्षण का प्रावधान दिया जा सकता है। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये कौन सा भेद है? लिंग भेद है। इसमें ये क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखो, पुरुष और महिला इनके लिंग के आधार पर अगर भेद करे तो उससे प्राप्त होने वाले परिणाम को भी देखा जाएगा। अगर महिला कोई प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, तो उससे प्राप्त होने वाला परिणाम कुछ और रहेगा। तो इसी कारण से उनको किसी रूप में आरक्षण दिया जा सकता है। ये हो गया आपका आर्टिकल 15 का 1। मेन कितने आधार पर? 5, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अब बात आती है आर्टिकल 15 के 2 की। 15 का 2 कहता है कि भेदभाव ना राज्य करेगा ना निजी संस्थान करेगी। देखिए, किन जगहों पर? रेस्टोरेंट, होटल या किसी दुकानों पर। कोई रेस्टोरेंट है, होटल है या दुकानें हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की है, ठीक है, या जो सभी के लिए उपयोगी है या सभी के लिए जाना संभव है, तो वो कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट हो, होटल हो या दुकानें हो, वहाँ पे प्रवेश से क्या नहीं किया जाएगा? निषेध नहीं किया जाएगा। मतलब जाने से नहीं रोका जाएगा वहाँ पे किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को। और अगर रोका जाता है तो वह दंडनीय क्या रहेगा? एक अपराध रहेगा। लेकिन मान लो जैसे कि कोई तालाब, कुआं, सार्वजनिक समागम जनसाधारण के लिए है और राज्य द्वारा निधि से
अंशतः या पूर्णतः पोषित है तो प्रत्येक नागरिक को प्रयोग का अधिकार रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो किसी रेस्टोरेंट, होटल या शॉप में जाने से नहीं रोका जाएगा। दूसरी बात, ये होगी आपकी पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, कोई तालाब, कुआं या सार्वजनिक समागम राज्य द्वारा निधि से अंशतः या पूर्णतः पोषित है, मतलब कि राज्य द्वारा से थोड़ा बहुत धन मिल रहा हो या पूरी तरह से राज्य से मिल रहा हो, तो वहाँ पे प्रत्येक नागरिक को प्रयोग का अधिकार रहेगा, ठीक है, जनसाधारण के लिए अगर वो है तो। लेकिन मान लो किसी का निजी कुआं है, ठीक है, किसी का निजी तालाब है, तो वहाँ पर आने से रोका जा सकता है। वो व्यक्ति कह सकता है कि यहाँ पे आने के लिए प्रतिषेध है, क्योंकि वो उसका पर्सनल निजी है, ठीक है। इसी के साथ आर्टिकल 15(3) क्या कहता है कि राज्य में महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से सुविधाएं दी जाएगी। क्या कह रहा है कि राज्य में महिलाओं को और बच्चों को क्या दी जाएगी? विशेष रूप से सुविधाएं दी जाएगी। देखो, इसका आधार क्या है? इसका आधार है उनकी शारीरिक विशिष्टता। बच्चे छोटे होते हैं, महिलाओं की शारीरिक विशिष्टता के कारण क्या दिया गया? उनको आरक्षण दिया गया कि राज्य में महिलाओं और बच्चों को शारीरिक विशेष रूप से सुविधाएं दी जाएगी। जैसे इनका सेक्स, ये महिलाओं के लिंग के कारण हो सकता है, कास्ट के कारण जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं उनको कुछ दिया जाए, मेट्रो में, डीटीसी में, टैक्सेशन में, इन सब जगहों पर भी क्या दी जा सकती है? छूट। कौन देगा? राज्य देगा। उम्मीद करता हूँ कि 1, 2, 3 जो मूल रूप से आर्टिकल 15 में दिए थे आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 15(4) की, तो 15(4) को जोड़ा कैसे गया था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा। देखो, 15(4) की मूल परिभाषा क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 15(4) का मूल क्या कहता है? ये कहता है कि इसके तहत राज्य को शक्ति दी गई है कि वह सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा, और ऐसे प्रावधान को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों कहा गया? केस था चंपकम दुराईराजन बनाम मद्रास राज्य। हुआ कुछ नहीं था, मद्रास राज्य ने क्या करा था? अपने क्षेत्र के या अपने राज्य के कुछ पिछड़े वर्ग की जाति और कुछ एक समुदाय को उन्होंने आरक्षण दे दिया था, तो इसको चुनौती दी गई। तो न्यायालय ने ये कहा इस मामले में कि ये अवैध है, ये असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक क्यों है? इसके असंवैधानिक का आधार ये है कि आपने जो आरक्षण दिया है, वो किस आधार पर दिया है? जातिगत आधार पर दिया है। मतलब कि यहाँ पे आरक्षण आपको कैसा देना था? योग्यता के। इन्होंने कुछ नहीं करा था, मद्रास राज्य ने क्या करा था? अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजों में मतलब कि अपने जातिगत आधार पे और साथ ही साथ मतलब कि एक विशेष जाति को और साथ ही साथ कुछ समुदाय को उन्होंने आरक्षण दिया था। तो इसके खिलाफ चंपाकन दुराईराजन मतलब ये केस चला, तो यहाँ पे इसे न्यायालय ने अवैध घोषित करा। जैसे ही इसे न्यायालय ने अवैध घोषित करा, तो यहाँ पे एक संविधान संशोधन हुआ, मतलब कि संसद ने संविधान संशोधन करा, और उस संशोधन में क्या लिख दिया कि राज्य द्वारा SC, ST और OBC को विशेष आरक्षण शिक्षण के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक आधार पर, राज्य द्वारा सामाजिक और आर्थिक आधार पर क्या शिक्षण के क्षेत्र में क्या दिया सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है, और इसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब ये मामला कैसे आया था? चंपाकन दुराईराजन वाले मामले से आया था। इसी के बाद कौन सा संशोधन हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था। अब बात आती है आर्टिकल 15(5) की। तो 15(5) प्रशिक्षण संस्थाओं। देखो, 15(5) का भी क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। देखो, 15(5) क्या कहता है? 15(5) कहता है कि अनुच्छेद 15(5) राज्य को अधिकार देता है कि वह अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वह सहायता प्राप्त हो या नहीं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को दाखिले में आरक्षण दे सकता है। और अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19(1)(6) की कोई बात राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगी। दरअसल मामला क्या है? देखो, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों को, ठीक है, को 22.5% और OBC को मंडल आयोग की अनुशंसा के आधार पे, जो हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, OBC को 27% आरक्षण सेवा में दिया गया। लेकिन ये साथ ही साथ कहाँ दिया जाना था? शिक्षण संस्थाओं में। मामला यहीं पर अटक गया कि IIT, IIM जैसे संस्थानों में क्या यहाँ पे भी ये आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है? और कुछ मामला अटक गया था निजी संस्थाओं को लेके। तो इसके खिलाफ 3 केस हुए। न्यायालय ने 3 निर्णय सुना है। TMA पाई फाउंडेशन वाला 2002 में, इस्लामिक एकेडमी 2003,
पीए इनामदार 2005। इन मामलों में न्यायालय ने ये कहा कि देखिए कि जो प्रशिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मतलब कि जो सहायता प्राप्त थे, जो सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त थे, वह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, उन्होंने ये कहा। देखिए इसमें क्या कहा उन्होंने कि मतलब कि इन्होंने ये कहा कि प्रभाव को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री 93वां संविधान संशोधन करा, और उसके साथ किसको जोड़ दिया उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वे सहायता प्राप्त हो या नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जा सकेगा। अब इसमें एक मामला ये उठा कि आरक्षण तो दे सकते हैं, लेकिन आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, कि मतलब कि ओबीसी में भी सबको आरक्षण दिया जाएगा। तो उन्होंने इसमें यह कह दिया कि जो मलाईदार परत रहेगी, जैसे अभी हाल फिलहाल में फिर एक निर्णय आया है, अब वो लागू अभी शायद नहीं हुआ है, कि 12 लाख की आय वालों को मलाईदार परत के बाहर माना जाएगा। ठीक है, मतलब 12 लाख तक आरक्षण दिया जाएगा। अभी तो ओबीसी का मामला भी अटका ही पड़ा है। तो देखिए क्या कहा उन्होंने कि जो मलाईदार परत है उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो नीचे वाले वो फिर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या ना हो, फिर वो चाहे अल्पसंख्यक वर्गों के हो, आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ ये कह दिया किस मामले में, प्रशिक्षण वाले मामले में। और मुख्य रूप से 3 क्या है इसमें, ये वाला 5 चीज़, भेदभाव न राज्य करेगा न निजी संस्थान, और राज्य में महिलाओं बच्चों को विशेष रूप से सुविधाएं, ये 2 अलग से जोड़े गए थे। इसी बीच में सब कुछ हुआ था, जैसे मोहिनी जैन का मामला भी हुआ था इसी बीच में क्या हुआ था कि 86वां संशोधन किया गया, 21 क को जोड़ा गया, और मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया। कुछ एक मामले इसी में किए गए हैं। ठीक है, होप कि आर्टिकल 15 आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कुछ समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।